खाना कहाँ वाकिब हमारी उड़ान से वो और थे मेरे साथियों जो हारे भैया आसमां से। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस बेहतरीन सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं मेरे साथियों। आज की सभा में हम जो पिछली सभा कर ली थी हमने, जो फिजिक्स की ना, उसमें तो मैंने आपके कुछ सवाल उठाए थे हमने 1D के, यानी कि एक बीम में गति के, दो बीम में गति के और लॉस ऑफ मोशन के, जो आपके भैया नेशनल डिफेंस एकेडमी में पूछे गए थे। आज की इस सभा में हम कुछ और आपके सवाल वो 1D से 2D से, यानी कि यार आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और लॉस ऑफ मोशन से, जो आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी में पूछे गए ना मेरे साथियों, कुछ और सवालों को मैं आपको लेकर आया हूं। तो आज की सभा में हम कुछ उन सवालों का समाधान करेंगे। आई होप पिछली सभा में आपके वो सवाल एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो पहला सवाल क्या है आज की सभा का? तो पहला सवाल ये रहा मेरे साथियों, आपके पास एक ग्राफ है ना, ये देखिए, वेग और समय के बीच ग्राफ आपको सवाल में आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। वेग और किसके बीच? वेग और समय के बीच ये आपका ग्राफ है। मैं एक बार कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए, वेग और आपका टाइम के बीच ये ग्राफ दिया गया है। इस पर हमें कंसीडर करना है, विचार करना है कुछ। चलिए मेरे साथ देखिए, 8 सेकंड से 12 सेकंड तक औसत त्वरण। औसत त्वरण मतलब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे दोस्तों साथियों? यह आपका औसत त्वरण का सूत्र होता है डेल्टा ए बराबर, देखिए, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा बी मतलब क्या होता है आपका B2 माइनस में B1, और आपका डेल्टा टी मतलब T2 माइनस में T1। यानी कि मेरे दोस्तों में साथियों हमें क्या निकालना है भैया? क्या निकालना हमें? एक तो हमें निकालना है B2, एक निकालना है B1 मतलब B2, फिर B1 T2 माइनस में T1। जब ये आ जाएंगे तो आपका औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन भी निकल के आ जाएगा मेरे साथियों। तो देखिए, आप देखिएगा भैया ध्यान से, इसने क्या कह दिया है? 8 सेकंड पर आपका वेग कितना है? 8 सेकंड, ये रहा आपका टाइम इसने सेकंड में दिया गया। 8 सेकंड पर वेग, ये रही ना स्ट्रेट लाइन, यहां पर वेग में कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। तो 8 सेकंड पर वेग कितना आ जाएगा? 8। तो आपका 8 सेकंड पर वेग यानी कि आपका B1 आ जाएगा भैया 8 मीटर पर सेकंड। T2 क्या दिया गया है इसने? T2 इसने दिया है आपको, देखिए, 12 सेकंड। 12 सेकंड पर आपका जो वेग है वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों साथियों? देखिए, 12 सेकंड पर जो आपका वेग है वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। देखिए यहां पर 4 मीटर पर सेकंड, कितने पर? 12 सेकंड पर। तो मैंने लिख दिया यहां पर B2 आपका 4 मीटर पर सेकंड। तो मेरे दोस्तों साथियों, T1 और T2 क्या है? T1 तो है आपका 8 सेकंड, क्योंकि इसने सवाल में हमें दे दिया भाई 8 सेकंड से 12 सेकंड तक, यानी कि इतने समय में आपका औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो औसत त्वरण कुल वेग और आपका डिवाइड में कुल टाइम। ठीक है, तो मेरे दोस्तों साथियों मैं अब लिख देता हूं T2। तो T2 मेरे साथियों कितना होगा आपका? 12 सेकंड भैया। कितना होगा भैया हमारा? 12 सेकंड। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस सूत्र को क्या कर देते हैं हम? अप्लाई। तो डेल्टा ए लिखो, ए एवरेज लिखो, नोट प्रॉब्लम। तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए, ये आ जाएगा आपका B2 कितना है मेरे साथ? यहाँ पर B2 है आपका, देखिए कितना है B2? 4। और आपका जो B1 है 8, और आपका T1 कितना है? 8। T2 कितना है? 12। तो यहां पर आ जाएगा 12 माइनस में 8। तो देखिए आपका आ जाएगा -4। तो बराबर में त्वरण का आपका मात्रक क्या होता है मेरे साथियों? आपका त्वरण का मात्रक होता है, देखिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपकी जी गुरुत्वीय त्वरण की आपकी वैल्यू कितनी होती है? गुरुत्वीय त्वरण की आपकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड यहां पर। तो देखिए मेरे साथियों, -1 मीटर पर सेकंड आपका आंसर फाइनली हमने प्राप्त कर लिया। तो कितना आंसर आया आपका? -1 मीटर पर सेकंड। आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि -1 मीटर पर सेकंड इसने दे दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप ये सवाल आपके एकदम क्लियर हो गए होगा। अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर दूसरे की। आज के हमारे दूसरे सवाल जो भी आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी 2016 में पूछा गया है, एनडीए 2016 2 कब पूछा गया भैया? एनडीए 2016 2 में पूछा गया मेरे दोस्तों मेरे साथियों। क्या सवाल है? आपकी स्क्रीन पर वो नजर आ जाएगा मेरे साथियों। एक गेंद धरातल से, यानी कि धरती से भैया
25.2 मीटर पर सेकंड की चाल से सीधे ऊर्ध्वाधर आपकी वर्टिकली थ्रो की जाती है, फेंकी जाती है मेरे साथियों। गेंद अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु पर कितने समय में पहुंचेगी, यानी कि गेंद को अधिकतम दूरी तक पहुंचने में, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें बताना है मेरे दोस्तों और साथियों। तो देखिए आपको क्या टाइम लगेगा, क्या टाइम नहीं लगेगा, हल करते हैं, इसका समाधान कर लेते हैं भैया। तो देखिए आपके न्यूटन की गति का पहला जो इक्वेशन है वो क्या होता है मेरे साथियों, क्या होता है आपकी न्यूटन गति का पहला इक्वेशन? अरे यार बी बराबर यू प्लस में कितना होता है 80, होता है या नहीं होता है यार? इजंट इट? अरे यही होता है कि नहीं होता? होता है भाई। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बी बराबर यू प्लस में 80। लेकिन जब आप इसे ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो हम एक के स्थान पर क्या ले लेते हैं? जी। और फेंक क्या रहे हैं? ऊपर। नीचे आते तो आपका जी प्लस, ऊपर फेंक रहे तो आपका जी नेगेटिव। तो मैंने यहां पर लिख दिया माइनस जी टी। तो बी बराबर यू माइनस जी टी। और मेरे दोस्तों साथियों अधिकतम ऊंचाई तक यानी कि उच्चतम बिंदु तक जब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा? वह वेग, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, तभी तो वो नीचे आएगी भैया। वेलोसिटी यानी कि आपका जो अंतिम वेग है, आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगी भैया? जीरो। तो मैंने लिख दिया यहां पर बी बराबर जीरो। फिर मेरे साथियों इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या होगा भाई? प्रारंभिक वेग तो इसने हमें दिया गया, कितना दिया इसने प्रारंभिक वेग? 25.2 मीटर पर सेकंड। कितना दिया भैया प्रारंभिक वेग? तो यू मैंने लिख दिया 25.2 मीटर पर सेकंड। तो इसने यार इनिशियल वेलोसिटी दे दी 25.2 मीटर। आपका फाइनल वेलोसिटी मैंने वैसे नहीं समझ ली कि जब ये उच्चतम बिंदु तक जाएगा, अरे यार यात्रा के उच्चतम बिंदु तक, सपोज दैट मैंने इस पेन को वर्टिकली थ्रो किया तो ये अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु पर इसका जो वेग जीरो हो जाएगा। उस वेग से जब ये नीचे गिरेगा तो उस वेग जीरो होने तक, जीरो हो गया वेग, तो यार उस जीरो होने वेग तक कितना इसको वक्त लगा, कितना इसने टाइम कंज्यूम किया, वो टाइम हमें बताना भैया। तो देखिए लगा देंगे यहां पर सूत्र। तो आपका क्या आंसर आएगा, बड़े ध्यान समझिएगा मेरे साथियों। तो देखिए भैया u बराबर जी टी, कितना आ जाएगा? u बराबर जी टी। किसकी वैल्यू चाहिए हमें? t की। तो t बराबर u बाई जी। u कितना है आपका? u है आपका यहां पर देखिए u कितना है? 25.2। तो मैंने लिख दिया 25.2। और आपके यार ऑप्शन तो हमने लिखे ही नहीं, चलिए ऑप्शन को भी लिख लेते। पहला ऑप्शन आपके पास 5.14 सेकेंड, बी ऑप्शन है आपके पास 3.57 सेकेंड, और आपके पास सी ऑप्शन कितना है? 2.57 सेकेंड। डी ऑप्शन आपके पास कितना होगा? 1.29 सेकेंड यहां पर। तो 25.2 जी गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है या नहीं होती है? डेफिनेटली होती है। तो मैं इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? बिल्कुल लिखूंगा। तो मैंने लिख दी इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे दोस्तों साथियों। और आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 252 में जब आप 98 का भाग लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 2.57, यानी कि 2.57, 57 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? 2.57। तो मेरे दोस्तों साथियों विच ऑप्शन इज करेक्ट भैया? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2.57 सेकंड लगेंगे, यानी कि सपोज दैट, थोड़ा समझते हैं यार रियल लाइफ एग्जांपल से। मानो मैंने इस मार्कर को वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, तो ये इसका वेग 25.2 मीटर पर सेकंड से वेग को इसको फेंका, तो इसका वेग जीरो हुआ, तब वो नीचे आएगा जीरो होने के बाद। तो जीरो वेग को जीरो होने तक, वेग को जीरो होने तक इसको कितना टाइम इसने कंज्यूम किया, कितना टाइम इसे लगा भैया? सक्सेस टेक्स टाइम, सक्सेस डिमांड सेक्रीफाइस भैया यहां पर। तो अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 30 के तीसरे सवाल, जो भी आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी 2016 में पूछा गया है, एनडीए 2016 2 में पूछा गया है, फिजिक्स का सवाल है आपका। देखिए क्या सवाल है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान जो मुक्त संचलन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको संचलन करने में, यानी कि संचलन का मतलब क्या होता है? चल सकता है। संचलन का मतलब चल सकता है। पर 1 न्यूटन बल का प्रयोग किया जाता है तो वह पिंड बल की दिशा में, भाई हमको पता वो पिंड बल की दिशा में गति करेगा। किस चीज से गति करेगा मेरे भाई? थोड़ा ध्यान लगाइए, किस चीज से गति करेगा? वो गति करेगा आपका त्वरण। अब हमें देखना है वो त्वरण कैसे निकालते हैं। F बराबर एम ए, कुछ याद है या नहीं है? F बराबर एम ए। तो m का द्रव्यमान कितना दे दिया? 1 किलोग्राम दे दिया मेरे भाई।
और इसने आपको कितना दे दिया, 1 न्यूटन बल दे दिया है, ये दे दिया है। त्वरण पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है आपका, त्वरण। यहाँ पर एम किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, किस में होता है भैया, किलोग्राम में। और आपका बल किस में होता है, न्यूटन में। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है आपका, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है आपका 1 न्यूटन, है ना। और आपका त्वरण, आपको एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। जिस दिशा में आप बल लगाओगे उसी दिशा में आपका त्वरण उत्पन्न होगा। बल वह फैक्टर है, वह कारक है मेरे साथियों जो आपका त्वरण उत्पन्न करता है। बल क्या उत्पन्न करता है, त्वरण। तो F बराबर एम है, तो M बराबर कितना, सॉरी आपका A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर F बाई एम कितना आ जाएगा मेरे साथियों, F बाई एम। और F कितना है आपका, 1 न्यूटन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 न्यूटन। चलो भैया, और आपका ये द्रव्यमान कितना है आपका, मास कितना है मेरे साथियों, आपका मास कितना है, आपका मास है आपका 1। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलेगा। और किधर लगेगा ये त्वरण, किधर होगा आपका वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, जिस दिशा में आप बल लगाओगे उसी दिशा में आपका वेग में परिवर्तन होगा, उसी दिशा में आपका पिंड होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि विस्थापन, आप उसका विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मेरे साथियों जिस दिशा में आप बल लगाते हो ना उसी दिशा में आपका त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा, विस्थापित होगा, और विस्थापित होगा वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में आपका परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न हो ही जाता है। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर, अगले सवाल की, सवाल नंबर चौथे। आज का सवाल नंबर 4 हमसे क्या कहता है भैया, सवाल नंबर 4 हमसे क्या कहता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर 4 हमसे कहता है क्या, देखिए यदि एक पिंड में भाई, एक ए बॉडी, ए ऑब्जेक्ट एक समान वेग से गतिमान है तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। नेशनल डिफेंस एकेडमी 2018-1 में पूछा गया है मेरे साथियों, कौन सा कथन सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। देखिए उसकी गति एक सरल रेखा पर है, जब उसका वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो जब वो किस रेखा में गति कर रहा है मेरे साथियों, एक सरल रेखा में गति कर रहा है, यहाँ पर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण तो उत्पन्न होगा ही नहीं। तो वो ऑप्शन भी इसने दिया होगा, उसका त्वरण शून्य, सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल त्वरण शून्य, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। उसका विस्थापन समय के साथ रैखिकता बढ़ता है, इसको समझते में साथियों, उसका विस्थापन समय के साथ रैखिकता। देखिए ये देखिए 5, 10, 15, 20, यार आपका पिंड यहां था, फिर यहां चला गया 10, अब विस्थापन कितना हो गया 10 मीटर, यहां गया 15 मीटर, 20 मीटर, रैखिकता उसका विस्थापन बढ़ रहा है। और आपका वेग समान है, देखिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन विस्थापन तो समय के साथ बढ़ रहा है, तो उसका विस्थापन समय के साथ रैखिकता बढ़ता है। उसकी चाल समय के साथ बदलती है, ऑप्शन नंबर बी। अरे जब मेरे भाई वेग में ही कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो चाल में आप पर कहां से परिवर्तन हो जाएगा। चाल होती क्या है, कुल पथ लंबाई, आपका कुल समय, एकांक लंबाई में, एकांक समय में तय की गई कुल लंबाई आपका क्या कहलाती है, आप क्यों कहलाती है, चाल कहलाती है मेरे साथियों। जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, एक समान वेग से चल रहा है, तो चाल में भी कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। बी ऑप्शन वैसे तो करेक्ट है, वैसे गलत दिया है इसने, क्या दिया हमें, गलत दिया है। उसकी चाल समय के साथ बदलती है, होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए था कथन, उसकी चाल समय के साथ नहीं बदलती है मेरे साथियों। तो आप ध्यान रखें, अगर कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो वो उसकी चाल समय के साथ बदलती नहीं है, उसका एक्सेलरेशन 0 के तुल्य होगा, और उसका विस्थापन रैखिकता बढ़ता है मेरे साथियों। क्या बढ़ता है भैया, रैखिकता बढ़ता है, और वो एक सरल रेखा में गति करता है। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की, बात करते हैं, मजा आ रहा है मेरे साथियों। तो अब अगले सवाल की बात करते हैं, आपका जो अगला सवाल है वो क्या कहता है हमसे, 5 की बात करते हैं। और सवाल नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। कोई पिंड एक समान त्वरण से, त्वरण ए से गतिमान है, उसका आरंभिक वेग u है, और समय t के साथ बाद उसका वेग भी है, कुछ समय t के बाद उसका वेग भी हो जाता है, आरंभिक वेग u है। उसका गति समीकरण
आपको पता होगा ये क्या है, b बराबर u प्लस में 80। न्यूटन की गति का फर्स्ट समीकरण है, उसका वेग y अक्ष की दिशा में और समय x अक्ष की दिशा में। ग्राफ पर एक सरल रेखा होगी, आपका उस ग्राफ बनाओगे ना आप, तो देखिए y अक्ष में आपका, y अक्ष में क्या दिया है इसने, वेग, यानी कि यहां पर मैंने लिख दी वेलोसिटी, और यहां पर मैंने लिख दिया टाइम यानी कि समय। तो वहां पर तो वेलोसिटी, यहां पर आपका समय। एक सरल रेखा है, तो मेरे साथियों ये सरल रेखा आपकी कैसी होगी मेरे भाई, कैसी होगी सरल रेखा, बता देते हैं। देखिए ऐसी होगी, कैसी होगी, यहां पर ऐसी आपकी सरल रेखा ऐसी होगी। देखिए y बराबर एम एक्स प्लस सी, ढाल अंत खंड रूप, अरे जानते हो ना, ढाल अंत्य खंड रूप, वियर एम आपका स्लोप ऑफ ए लाइन, सी आपका वाई अक्ष पर काटा गया अंत्य खंड। तो इसका, इसको, इस चीज को, आपकी सूत्र को इससे कंपेयर कर लेते हैं। चलिए भैया कंपेयर करते हैं। तो ए टी, ए आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका ए आपका हो जाएगा एसले, मतलब आपका स्लोप हो जाएगा इस लाइन के लिए, कितना क्या हो जाएगा मेरे साथियों, स्लोप। और आपका जो यू है इसके अनुसार देखें तो आपका क्या हो जाएगा, अंत्यखंड। किस अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड हो जाएगा, वाई अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड, क्योंकि वाई अक्ष पर आपका वेग दर्शाया गया है, एक्स अक्ष पर आपका टाइम दर्शाया गया है। तो वाई अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड यू। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा, कौन सा कथन सही रहेगा, तो देखिए जो मूल बिंदु से होकर निकलती है, यानी कि वो रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। जिसका x अंत्य खंड u है, जिसका x अंत्य खंड u है, नहीं है भाई, y अंत्य खंड है। जिसका y अंत्य खंड u है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। जिसकी आपकी स्लोप क्या है, जिसकी स्लोप ई है, नहीं है भाई, स्लोप ई नहीं है। स्लोप क्या है, स्लोप आपकी ए है, एक्सीलरेशन वाली, तो स्लोप क्या हो जाएगी आपकी ए। तो विच ऑप्शन को हम करेक्ट मान ले, ऑप्शन नंबर किसको करेक्ट मान ले भैया, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मान ले, जिसका वाई अंत्य खंड यू होगा। मेरे साथियों उसने वेग दिया है y अक्ष के स्थान पर, समय दिया है x अक्ष के स्थान पर, तो v बराबर u प्लस में 80 हो गया, y बराबर एम एक्स प्लस में c। m आपका क्या होता था, ढाल होता था, c आपका y अक्ष पर काटा गया अंतखंड, ठीक उसी प्रकार u आपका y अक्ष पर काटा गया अंतखंड हो जाएगा, और a आपका क्या हो जाएगा, a आपका स्लोप हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, स्लोप मतलब स्लोप ऑफ ए लाइन हो जाएगा, उस रेखा का आपका ढाल हो जाता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट, जिसका y अंतखंड यू है। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर, अगले सवाल नंबर छठे की भैया। और सवाल नंबर छठा आपका क्या कहता है, देखिए किसी सरल रेखीय मार्ग के अनुदिश, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, किसी सरल रेखीय मार्ग के अनुदिश एक कार की गति को नीचे दी गई आकृति द्वारा दर्शाया गया है। कौन सी आकृति मेरे साथियों, चलिए उस आकृति को मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ, बना देता हूँ। देखिए ओ, फिर आपका यहाँ पर 5, फिर आपका यहाँ पर 10, फिर आपका 15, फिर आपका यहाँ पर 20, और देन आपका यहाँ पर 25, और आपका ये चल जाएगा भैया 30, और ये आपका फिर 60 तक चल जाएगा भैया, 60 किलोमीटर तक। ए पर है आपका कितना 25, मैंने यहाँ पर लिख दिया 25, और बी पर है आपका यहाँ पर कितना है, बी पर 35, और आपका सी कितना है 60। तो ये आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं मेरे साथियों। कार कहां से स्टार्ट करती होनी है, कार कहां से स्टार्ट करती है अपनी गति, ओ से। कार ओ से प्रारंभ होकर, कार ओ से प्रारंभ होकर ए बी और सी पर अलग अलग समय पर पहुंचती है। ए पर 5 मिनट में, बी पर फिर 15 मिनट में पहुंचेगी, फिर सी पर आपकी और भी ज्यादा मिनट में पहुंचेगी। ओ से सी तक जाकर वापस, ओ से सी तक जाकर, यानी कि ओ से सी तक जाकर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 60 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। तो ओ से सी तक जाकर वापस बी तक आने के दौरान तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण क्रम से क्या है, दूरी यार किसी वस्तु, कार, कण द्वारा टोटल पथ लंबाई तो आपकी हो जाती है दूरी, और प्रारंभिक बिंदु से और फाइनल बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है
वो आपकी विस्थापन हो कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? विस्थापन। विस्थापन एक आपकी सदिश राशि है, दूरी एक आपकी अदिश राशि है। तो कार ने कहां से स्टार्टिंग करी अपनी, कहां से उसका इनिशियल पॉइंट ओ, ओ से लेकर सी तक गई, कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। यानी कि टोटल दूरी हो गई उसकी, डिस्टेंस कवर कितनी होगी? 60 किलोमीटर। फिर इसने क्या कहा, फिर यह आपकी बी तक आई। कहां तक आई मेरे साथियों? बी तक आई। तो 35 और आपकी 60, कितनी दूरी और तय कर ली उसने? टोटल 25 किलोमीटर। तो 60 और 25 आपकी कितनी हो जाती है? 60 और 25 आपको हो जाती है 85 किलोमीटर। यानी कि कुल लंबाई तो आपकी 85 किलोमीटर हो जाती है। अब बात करते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस तो आ गई, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो आपकी प्रारंभिक बिंदु ओ और आपका अंतिम बिंदु क्या है भाई? सी थोड़ी है अंतिम बिंदु। अब तो बी पर कार आकर रुक गई, तो बी आपका अंतिम बिंदु है। तो यहां से ओ से और बी की दूरी कितनी होगी? ओ से और बी की दूरी हो गई 35 किलोमीटर। तो ओ से और बी की दूरी तो हो गई आपकी 35 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस कवर कितने कितने? 85 किलोमीटर। तो जिस ऑप्शन में आपको 85 तो दूरी और आपका क्रम से रेस्पेक्टेबली दिए गए हूं, रेस्पेक्टेबली दिए गए हूं मेरे साथियों, 85 किलोमीटर और 35 किलोमीटर। देखिए भाई, इसने क्या कहा है? विस्थापन, दूरी और विस्थापन। तो दूरी, पहले दूरी दी गई होगी तो 85 किलोमीटर, ये तो हो गया आपकी दूरी, और 35 किलोमीटर आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। और किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट मेरे साथियों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आपके लास्ट सवाल की बात करते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं मेरे साथियों। वो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से लिया है मैंने। चलिए मेरे साथियों, ये सवाल आज का आपका फिजिक्स का आखिरी सवाल होगा। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है? यार मेरे साथियों, चार ऑप्शन तो आपको नजर आ रहे हैं, कोणीय संवेग, प्रतिबल, वृत्तीय, कार्य। तो मेरे भाइयों, कोणीय संवेग का आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपका L बराबर पी क्रॉस आर। प्रतिबल बल बाई क्षेत्रफल। तो यार मेरे को साथियों, मेरे दोस्तों, प्रतिबल और आपकी जो दाब की इकाई है ना, वो एक ही होती है। तो इसकी इकाई, प्रतिबल और दाब की इकाई एक समान ही होगी मेरे दोस्तों साथियों। प्रतिबल और दाब, कार्य का आपका सूत्र क्या आ जाएगा? कार्य का आपकी इकाई आ जाएगी एक, मतलब आ जाएगी, देखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ना, आपको मेरे भाइयों याद क्या रखना है? आपको याद रख लेना है क्या? एक, मतलब आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का जो मात्रक होता है ना, वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कार्य का आपका जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। प्रतिबल और दाब का मात्रक बराबर होता है, प्रतिबल दाब का मात्रक पता क्या होता है इनका? किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। प्रतिबल का भी यही होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। तो प्रतिबल, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट मेरे दोस्तों साथियों। तो अगर आज की सभा से कर ले, इस सभा को फिनिश कर ले कि मेरे भाई, कर लेते हैं। तो अगर आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, थैंक्स। तो आप प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी मेरे दोस्तों साथियों, जो भी आपके फ्रेंड है, जो भी सर्किल है, उसमें शेयर करें, जो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।